जोहार दोस्तों, आज मैं 5वीं अनुसूची पर एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट से आया है उस पर जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि कोई भी कानून तभी अक्सर लागू होते हैं जब कॉरपोरेट हो या कोई गैर आदिवासी को इसका लाभ हो। जरूर 5वीं अनुसूची कानून आदिवासी हितों के लिए बना है और यह एक तरह से संविधान के अंदर एक संविधान की बात करता है, लेकिन आज इस अनुच्छेद को तार तार करके रख दिया गया है। क्योंकि सामान्य क्षेत्रों के कानूनों को हूबहू बिना किसी रोक टोक के आज के 5वीं अनुसूची क्षेत्र में भी लागू कर दिया जा रहा है। यह भी नहीं देखा जा रहा है कि इस तरह से आदिवासियों के जल, जंगल और ज़मीन तथा उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन्हीं कारणों से आज अपनी पहचान को खोने की स्थिति में आदिवासी आ गए हैं, जिसका फ़ायदा गैर आदिवासी उठाने के लिए आतुर बैठे हुए हैं। उसी का एक उदाहरण है कि जब किसी कॉरपोरेट को इस अनुच्छेद के लागू होने से फ़ायदा हो सकता है तो कोर्ट दर कोर्ट जाकर भी इसका फ़ायदा लेने के लिए भागता है। इस केस में वही कॉरपोरेट यह दावा कर रहा है कि चूँकि यह क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में आता है तो उसके प्रावधान के तहत उसे छूट मिले। आइए देखते हैं मामला आखिर क्या है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह आया कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में संसद हो या राज्य सरकार के कानून तभी लागू नहीं होंगे जब राज्यपाल ऐसा नोटिफिकेशन से जारी करे। यानी लागू करने के लिए अधिसूचना की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कानून के लागू नहीं होने या किसी अपवाद या उपांतरणों के अधीन के मामले में नोटिफिकेशन से वे ऐसा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मध्य प्रदेश में ऐसे टैक्स लगाने को चुनौती देने वाली एक कोयला खनन कंपनी द्वारा लाई गई अपील को खारिज करते हुए अनुसूचित क्षेत्रों की सीमा के भीतर टर्मिनल टैक्स लगाने की नगर परिषदों की शक्ति को बरकरार रखा। यह मामला साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इन अदर्स के जजमेंट से आया है, जो 21 जुलाई 2010 के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जजमेंट के विरुद्ध में दायर की गई थी। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि 5वीं अनुसूची का पैरा 5(1) राज्यपाल को यह निर्देश देने की शक्ति देता है कि या तो संसदीय या राज्य कानून अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होंगे या केवल कुछ अपवादों और संशोधनों के साथ लागू होंगे। कोर्ट ने पाया कि राज्यपाल की ओर से ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी, इसीलिए राज्य सरकार के कानून के तहत मिले अधिकार के रूप में नगरपालिका परिषद टैक्स लगा सकती है। न्यायालय ने कहा 5वीं अनुसूची के पैरा 5(1) राज्यपाल को यह निर्देश देने में सक्षम बनाता है कि संसदीय या राज्य कानून राज्य में अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा या अपवादों और उपांतरणों के अधीन लागू होगा। इसलिए जब तक कि इस संबंध में राज्यपाल द्वारा कोई अधिसूचना जारी ना की गई हो, यानी कि संबंध में पहला कि कोई संसदीय या राज्य कानून 5वीं अनुसूची में लागू नहीं होगा इस संबंध में, और दूसरा कि संसदीय या राज्य सरकार के कानून अपवादों या उपांतरणों के अधीन लागू होंगे। और यदि राज्यपाल का ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं है तब राज्य सरकार के कानून के लागू होने में कोई बाधा नहीं है। मतलब 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में संसद से पारित कोई कानून या राज्य विधानमंडल से पारित कोई कानून तभी लागू नहीं होगा जब राज्यपाल ऐसा नोटिफिकेशन से जारी करे। यानी लागू करने के लिए अधिसूचना की जरूरत नहीं है, सिर्फ लागू नहीं करने और किसी अपवाद या उपांतरणों के अधीन लागू करने के मामले में नोटिफिकेशन से वे ऐसा कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के इस फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें अपनी सीमा के भीतर नगर परिषद के टर्मिनल टैक्स लगाने की अपीलकर्ता की चुनौती को खारिज कर दिया गया था। यानी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के एक नगर परिषद ने टर्मिनल टैक्स लगा रखा था। वह टैक्स नहीं देने के हैसियत से संविधान के 5वीं अनुसूची का हवाला देकर टैक्स से छूट के लिए अपीलकर्ता ने गुहार लगाई थी। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 243 ZC के तहत तो नगरपालिका भी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में वैध नहीं है, उस पर हम आगे बात करेंगे। अभी इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि यह क्या मामला है। इस मामले में कोयला खदानों जमुना एंड कोतमा कोलियरे कंपनी के मालिक द्वारा दायर एक अपील से उपजा है, जिसमें नगर परिषद द्वारा टर्मिनल टैक्स लगाने को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि वह भूमि जहां कोयला खनन हुआ था नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र में आती है, जिसके पास टर्मिनल टैक्स लगाने की विधायी क्षमता थी और संविधान के तहत कोई अपवाद अधिसूचित नहीं किया गया था। यानी जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि कोई अपवाद या उपांतरणों के अधीन मामले में गवर्नर चाहे तो नोटिफिकेशन से ऐसा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अपील खारिज होने से दुखी होकर अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जहां तक नगर पालिका द्वारा टर्मिनल टैक्स लगाने का सवाल है, यह ध्यान दिया
जा सकता है कि मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 और मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 द्वारा प्रदत्त वैधानिक शक्तियों के आधार पर टर्मिनल टैक्स असेसमेंट एंड कलेक्शन मध्य प्रदेश से निर्यातित वस्तु पर म्यूनिसिपल लिमिट्स रूल 1996 बनाया गया। इसका धारा 2C ये इस तरह से परिभाषित करता है कि टर्मिनल टैक्स means the terminal tax on goods exported from municipal limit in accordance with the sanction of the state government under clause O of subsection 2 on section 132 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act 1956 and the tax described in clause 16 of subsection 1 of section 127 of the Madhya Pradesh Municipalities Act 1961। अब आइए हम अनुसूचित क्षेत्रों और नगर पालिकाओं को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक ढांचे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान करता है। नगर पालिकाओं से संबंधित भाग 9A 74वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया था संविधान में। अनुच्छेद 243 ZC1 इंगित करता है कि भाग 9A अनुच्छेद 244(1) में उल्लेखित अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा, यानी कि नगर पालिका कानून लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 243X provides the power to impose taxes by and funds of the municipalities and legislature of a state may by law A authorize a municipality to levy, collect and appropriate such taxes, duties, tolls and fee in according with such procedures and subject to such limits as may be specified in the law। यानी कि नगर पालिकाओं द्वारा फंड के लिए टैक्स लगाने की शक्ति यह प्रावधान प्रदान करता है। अब इस संदर्भ में अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री N वेंकटरमन ने तर्क दिया था कि अनुच्छेद 243X कानून द्वारा राज्य विधानमंडल को नगर पालिकाओं को अप्रोप्रिएट टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस आदि लगाने के लिए अधिकृत करने का अधिकार देता है, चूँकि भाग 9 अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है और अनुच्छेद 243X के तहत अनुसूचित क्षेत्र में नगर पालिका शक्ति के विस्तार के संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। तो दो नगर पालिका कानूनों, सामान्य और अनुसूचित क्षेत्र के प्रावधानों का उपयोग एक ही जगह, इस तरह से यहाँ टर्मिनल टैक्स लगाना अल्ट्रा वायरस है। ये तर्क कॉरपोरेट की तरफ से दिया गया। आप देख रहे हैं कि 243X जो है वो नॉर्मल है, भाई जहाँ नगर पालिका वहाँ टैक्स लगाया जा सकता है, लेकिन उसी में कहता है कि ZC में कि इन क्षेत्रों पे नगर पालिका कानून नहीं लागू होगा। तो आप दो चीज़ एक ही जगह कैसे लागू करेंगे, ये उनका तर्क था। इस पहलू पर अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 243X लागू नहीं होगा। इस अनुच्छेद से राज्य विधानमंडलों को नगर पालिकाओं को टैक्स लगाने के लिए अधिकृत करने का जो अधिकार है और पूरे राज्य के लिए कानून बनाने के राज्य विधानमंडल के अधिकार को कमजोर नहीं करती है। ये न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 243 ZC का ही प्रभाव है कि संविधान का भाग 9A यानी कि नगर पालिका सेक्शन अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं है और अनुच्छेद 243X का लागू नहीं होना राज्य विधायिका को राज्य के लिए कानून बनाने से वंचित नहीं करती है। यानी राज्य सरकार अप्रोप्रिएट कानून बनाकर या रूल बनाकर ऐसे कानूनों को लागू कर सकती है, जैसे कि पेशा एक्ट के मामलों में विभिन्न राज्य सरकारों ने रूल बनाने का प्रयास किया है। अब राज्य सरकारों के रूल पेशा के अनुकूल हैं या नहीं, या अलग मामला है, कभी उस पर भी वीडियो बना दूंगा। यहाँ यह बात आपको स्पष्ट होना चाहिए कि नगरपालिका से संबंधित है भाग 9A और अनुच्छेद 243 ZC के कारण यह अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं है। तो अब आप यह सवाल उठाइए कि फिर इतने अनुसूचित क्षेत्रों में नगरपालिका कैसे काम कर रहे हैं। यानी अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि अनुसूचित क्षेत्रों यानी आदिवासी इलाकों में नगरपालिका कानून लागू नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले से सहमत था, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्रों को निर्दिष्ट करने वाली 2003 की अधिसूचना के अलावा राज्य कानून के लागू नहीं होने के दावे को साबित करने के लिए अदालत के समक्ष कोई अधिसूचना पेश नहीं की गई थी। इसीलिए न्यायालय ने उनकी अपील खारिज कर दी और नगरपालिका द्वारा लिए जा रहे टैक्स को सही बताया। और यदि गवर्नर पैरा 5(1) के तहत कोई नोटिफिकेशन लागू नहीं या अपवादों या उपांतरणों के अधीन लागू होने के बारे में जारी करते तो वह मान्य होता। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि आज के समय में यह पद भी बिल्कुल राजनीतिक हो गया है। इस पर कभी और बात करूंगा। वापस अपनी बात पर लौटता हूं। इससे यह साबित होता है कि यदि 5वीं अनुसूची का कानून से यदि किसी कॉरपोरेट को फ़ायदा हो तो उसे लागू करवाने के लिए वही लोग लग जाएंगे, और यदि नुकसान हो रहा हो, जैसे जनसुनवाई के दौरान विरोध हो रहा हो या लीज नहीं मिल रहा हो, तो किसी न किसी तरह इस कानून को शिथिल
करने की कोशिश हमेशा रहती है। जैसे कि वेदांता वाले मामले में इसे शिथिल किया गया था, और समता जजमेंट में तो कहता है कि आदिवासी इलाकों में सरकार की भी 1 इंच ज़मीन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आदिवासी और उसके समुदाय की है। लेकिन यह बात खुद सरकारें नहीं मानती है और बाहरी होकर भी आपकी ज़मीन की बिक्री जारी रखती है। ये तो हालात हैं। और इन सब में सबसे दुर्भाग्य की बात तो यह है कि स्वयं आदिवासी भी इन चीज़ों को नहीं जानते हैं। जान लीजिए, क्या पता कल बच्चे आपसे ये पूछ बैठें कि जब इतना कुछ हो रहा था तो आप कर क्या रहे थे। इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते और करवाते रहें। धन्यवाद। जोहार।